Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube platform. This is your mentor Arzu Kakkar, and in this session we'll have a look over the important articles associated with 25th of April. तो जो भी important articles आपके न्यूज़ में रहे हैं आज उनको कवर करेंगे with editorial discussion. So without taking any time, I am simply starting the session, and don't forget to like, share and subscribe to this channel as well. This is your mentor Arzu Kakkar. I have a teaching experience of past 5 years teaching civil service aspirants. Right? तो ये था एक brief about myself. अब इस lecture का जो brief है वो ये है जो आज हम cover करने वाले हैं, ये उसका index है कि कैसे हम proceed करेंगे इस session में. पहले तो हम देखेंगे regarding a coalition of coastal cities. ये है to fight the marine litter pollution across India. GS पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. सो बेसिकली आप कोई भी आर्टिकल हो वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नज़रिए से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप कोई भी आर्टिकल कवर करो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, और ये देखना कि वो आपके GS के कौन से पेपर से लिंक करता है. जब तक आपने सिलेबस नहीं पढ़ा तब तक 1% भी नहीं पता चलेगा. तब तक ये भी नहीं पता चलेगा कि आर्टिकल आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट है नहीं है. राइट, सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट थिंग्स मेक श्योर आप सिलेबस याद रखें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. अब उसके बाद हम यहाँ पर जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उससे रिगार्डिंग बात करेंगे. फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आई ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022, मतलब सी लेवल राइज होने लगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होने लगे. तो उसके बारे में ये पूरी रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, तो विल हैव अ लुक ओवर इट. ये रिपोर्ट कौन लेकर आता है एंड अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. सो विल कवर दैट. GS पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से भी लिंक हो सकती है बातें. बेसिकली पेपर 3 से लिंक कर सकते हो और साथ में प्रीलिम से बहुत से पॉइंटर्स मिल सकते हैं आपको यहाँ से. हकी पिकी ट्राइब कहाँ से एसोसिएटेड है और प्रीलिम्स में यहाँ से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, न्यूज़ में क्यों है, तो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. फिर उसके बाद एक नई स्कीम है सिडबी ने लॉन्च करी है. GS पेपर 3 से GS पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. दैट इज मिशन 50K EV फॉर एको. तो क्या मिशन है ये नाम कैसा है, तो इसके बारे में जानेंगे. फिर एक और स्कीम है उड़ान का 5th फेज. GS पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. इसके बारे में इसके ऑलरेडी जो 4 फेजेस हैं मैं उसकी भी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे दूंगी. फिर हम बात करेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट की, जो कि सागरमाला प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, एंड विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो. GS पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो. रही बात आज के आर्टिकल की, द हिंदू में 2 एडिटोरियल्स हैं जिसमें एक तो बात हम करेंगे आज जो बिल्स पेंडिंग रहते हैं जहां पर आपको गवर्नर के असेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये आर्टिकल उससे डील करता है. नेक्स्ट एडिटोरियल डील करता है हाउ टू चेक रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डे टू कीप योर सेल्फ कूल. अगर ये GS पेपर 3 से लिंक कर सकते हो, ये GS पेपर 1 में ज्योग्राफी से भी लिंक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी आप वहाँ से लिंक कर सकते हो इसको. और एडिटोरियल 1 जो है वो आपके GS पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से लिंक होता है. आई थिंक अब आपको एक ओवरऑल सिनेरियो पता चल गया है कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन, क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं. और यहाँ एडिटोरियल 2 से रिगार्डिंग मैं आपको ये बता रही थी कि हमने ना एक शॉर्ट वीडियो करी थी, अगर आपने देखा हो तो मैंने वो आपने सुना होगा ना जो नवी मुंबई में जब इवेंट हुआ था, तो इस इवेंट के चलते वो हीट स्ट्रोक के चलते 12 से 13 लोगों की जान चली गई थी, है ना, गर्मी के चलते. तो वो उसको आप यहाँ से इस आर्टिकल से लिंक कर सकते हो. बस यहाँ पर वही कुछ इवेंट, मतलब इवेंट का रेफरेंस नहीं है बट हाँ लिंक कर सकते हो. तो बेसिकली ऐसा इवेंट हुआ तभी फिर ऐसी चीज़ें न्यूज़ में भी आ जाती हैं. एडिटोरियल था एक. तो आई थिंक नाउ वी आर गुड टू गो विद द सेशन एंड हेयर इट इज. पहला आर्टिकल जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट coalition of coastal cities to fight the marine litter pollution across India. दिल्ली बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSC ने लॉन्च किया है ये कोलेशन, जिसका एम क्या है, जिसका एम है ये जो
ट्रांस बाउंड्री इशू है, मेराइन लिटर पॉल्यूशन होता है जो मेराइन लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, मेराइन इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है, तो यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अब इसको ठीक कैसे करेंगे, दैट इज़ द इशू। 80% ऑफ द मेराइन लिटर जो है ये प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट जो लैंड से आता है मिसमैनेजमेंट के चलते यहाँ तक पहुँचता है, लीडिंग टू लैंड टू सी पाथवे। तो ये जो पहुँच रहा है, ये जो कॉलेशन है, ये फोकस करेगा कि कैसे आप ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करेंगे, जो कि 90% ऑफ द वेस्ट इट अकाउंट्स फॉर, एंड जो कि मेराइन इकोसिस्टम को ऑब्वियसली इट इज़ एंडिंग अप। इंडिया जो है ना 460 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 8 मिलियन टन जो है इट इज़ लीक्ड इनटू द मेराइन इकोसिस्टम। बहुत ही मतलब आई वुड से प्लास्टिक तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो लाओ, बहुत ज़रूरी है। जो मिसमैनेजमेंट है ऑफ द सॉलिड वेस्ट ओवर द लैंड वो बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना, उसको कम करना, राइट। तो यहाँ पर according to CSC, South Asian seas are particularly affected with tons of plastic waste that is leaked into them every day, accounting for 5.6 million tons of plastic waste per year. मतलब millions of tons plastic waste जो है South Asian seas जो हैं, they are particularly affected from this only, and it account for like this number 5.6 million tons of plastic waste per year. इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7517 किलोमीटर लॉन्ग, जिसमें 66 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, 9 स्टेट्स आते हैं। इट इज़ होम टू 250 मिलियन पीपल एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। कितना इम्पैक्ट पड़ता है आप ये सोचो। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू इन्फोर्स द पॉलिसीज़ लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूसर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये यहाँ तक नहीं पहुँचे, राइट, एंड managing things so that you can contribute to marine litter with, so as to not contribute, जो contribution already कर रहे हैं हम, वो चीज़ें इस तरीके से मैनेज करनी है ताकि वो ख़त्म हो जाए, ताकि extended producer responsibility हो, ताकि you can manage the plastic waste on the land that contributes to the marine litter pollution. Sorted है, simple, easy, very very important. अगला आर्टिकल है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल, जो कि बात करता है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की, WMO। तो यहाँ पर WMO जो है दे केम अप विद दिस रिपोर्ट, रिलीजिंग दिस रिपोर्ट जो फोकस कर रही है ऑन सर्टेन की क्लाइमेट इंडिकेटर्स। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज बढ़ रहा है, ओशन हीट बढ़ रही है, एसिडिफिकेशन हो रही है, सी आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे वी हैव टू मेक श्योर कि मतलब यस दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर। आप कोई भी इंडिकेटर ले लो, टेम्परेचर ले लो, ग्लोबल मीन टेम्परेचर वॉज 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव देन दी 1900 एवरेज 2022 में। 2015 से 2022 तक के जो 8 साल रहे हैं दे आर दी वार्मेस्ट इन रिकॉर्ड बैक टू 1850। आप गैसेस ले लो, 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन 2021 में दे वर हाईएस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और निट्रस ऑक्साइड। मीथेन की कंसंट्रेशन 2020 से 2021 में वॉज दी हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड। आप सी लेवल राइज ले लो, वो भी बढ़ रहा है, राइट। आप कोई भी पैरामीटर ले लो, आप एसिडिफिकेशन ले लो, ओशन एसिडिफिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है विद द सी वाटर, पीएच डिक्रीज हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन, है ना। तो ये बहुत ही एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एंड सी आइस जो है एंटार्क्टिका में इट इज़ ऑल्सो ड्रॉप्ड, ग्लेशियर्स आर लूजिंग देयर आइस, लॉट ऑफ आइस आई वुड से। इम्पैक्ट क्या हो रहा है ऑफ सच रिकॉर्ड हाईज इन द क्लाइमेट इंडिकेटर। आप कोई भी क्लाइमेट इंडिकेटर ले लो, रिकॉर्ड हाई, इससे क्या हो रहा है, ड्रॉट इन द ईस्ट अफ्रीका एक इम्पैक्ट है, जिससे क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन। पाकिस्तान में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन्स, टोटल डैमेज, इकोनॉमिक लॉसेस वर असेस्ड,
फ्लडिंग इन द पाकिस्तान वॉज देयर, यूरोप में हीट वेव्स है ना, फूड इनसिक्योरिटी जो है, मतलब यू विल सी पीपल स्टिल फेसिंग एज ऑफ लाइक 2021 2.3 billion people face food insecurity. Pre-monsoon heat waves in India, जिसपे obviously heat waves हुई, crop yield decline हुई, जिससे banning हुई of wheat exports and restrictions on rice export in India, right? तो displacement होगा and displace हो रहे हैं लोग because of the catastrophic impact of the drought, चाहे वो pastoral farming, livelihoods, hunger, मतलब ये सारे impact हैं of these record high climate indicators. रही बात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 192 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया मेंबर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताना कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है या नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं कहीं और लगता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कंफर्म ज़रूर करना। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटी, हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी। हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि दे वर स्ट्रक इन वायलेंस हिट सुडान। सबको पता होगा ना दैट देयर वाज अ वायलेंस रिसेंटली इन द कंट्री ड्यू टू द टेंस नेगोशिएशंस, एक तरफ सुडान आर्म फोर्सेस एंड द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। पहले मैं इस ट्राइब के बारे में बात करती हूँ, फिर मैं आपसे सुडान से रिलेटेड सवाल पूछूंगी और होमवर्क दूंगी। ये ट्राइबल कम्युनिटी कर्नाटका की, दे आर स्ट्रक इन द वायलेंस हिट सुडान। एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है, ये आप देख सकते हो इनकी तस्वीर, जो कि बर्ड कैचिंग में एंगेज हैं, हंटिंग में एंगेज हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं इन द वेस्ट एंड साउथ इंडिया। कर्नाटका में शेड्यूल्ड ट्राइब है and मतलब originally they were from Gujarat and Rajasthan, then they migrated to basically to the South India, right? तो यहाँ पर their origin is said to be in relation with the Rana Pratap Singh। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है 4 क्लैंस में डिवाइडेड है, पॉपुलेशन 11,892 इन कर्नाटका है। 4 क्लैंस कौन कौन से हैं? गुजरातिया, पनवार, कलीवला, मेवाड़। दे कैन बी इक्वेटेड विद द कास्ट जो कि ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी के अंदर हैं। ये है आपकी हक्की पिक्की ट्राइब, जो कि जहाँ पर सोसाइटी की बात करूँ तो मोनोगेमी प्रैक्टिस होती है, हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ये लोग सारे, और यहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी है। जैसे जब हम डॉरी की बात करते हैं जो कि नहीं देना चाहिए, यहाँ पे जो डॉरी है ना, वैसे जनरली क्या होता है, ब्राइड, यही तो इशू है ना कि ब्राइड की फैमिली जो है वो ग्रूम की फैमिली को डॉरी देती है। यहाँ पर इस सोसाइटी में बीइंग अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, ग्रूम की फैमिली ब्राइड की फैमिली को डॉरी देते हैं। तो ये इस तरीके की कम्युनिटी आप देख सकते हो। फॉरेस्ट इज़ द मेन नेचुरल रिसोर्स ऑफ द हक्की पिक्की ट्राइब। ये चैलेंजेस फेस किए क्योंकि देखो फॉरेस्ट में रहते हैं, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ स्ट्रिक्ट हुए लीडिंग देम टू शिफ्टिंग फ्रॉम हंटिंग से दे स्टार्ट सेलिंग हर्बल ऑयल, स्पाइसेस इन द लोकल टेम्पल फेयर। ये हो गई कम्युनिटी। अब बात करते हैं सूडान की। सूडान न्यूज़ में रहा, हमने भी देखा, आपको बिना मैप खोले जाना नहीं है। जाना नहीं है इन द सेंस, ये सेशन के बाद यू हैव टू मेक श्योर अब आप मैप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। जैसे कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ, अगर देखो अगर आपने मैप देख लिया एक बार सूडान का तो आपको पता चलेगा। मैप से पूछूं क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूडान से पास करती है या नहीं करती, ये आपको पता है कि नहीं पता है? जब तक मैप नहीं देखा तब तक नहीं पता है। क्या सूडान ओपन होता है टू द रेड सी? पता होना चाहिए। क्या लैंडलॉक कंट्री है या बगल में सी लगता है, या सूडान मेडिटेरेनियन सी की तरफ ओपन होता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूडान आता है या नहीं आता है? अगल बगल कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर टच करती हैं? जब तक मैप नहीं खोलोगे ये कोई भी चीज़ मालूम नहीं होगी। तो मेक श्योर जब भी ऐसी चीज़ें न्यूज़ में हो तो आप मैप प्रैक्टिस ज़रूर करें। बिना मैप प्रैक्टिस के चीज़ें जो हैं कंप्लीट नहीं हैं। सो इंश्योर दैट यू आर डूइंग मैप प्रैक्टिस। जैसे आज सूडान से रिलेटेड मैंने 4-5 सवाल पूछे, मैप खोलो, देखो, कमेंट सेक्शन में आंसर करना क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैप से सूडान से पास करता है या नहीं, ठीक है।
Union Minister for Port, Shipping and Waterways will inaugurate National Technological Center. किस लिए? For ports, waterways and coast at IIT चेन्नई. तो यहाँ पर ये जो सेंटर की हम बात कर रहे हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, इट इज़ बीइंग सेट अप अंडर शिपिंग मिनिस्ट्रीज फ्लैगशिप सागरमाला प्रोग्राम. सबने सुना होगा सागरमाला प्रोग्राम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था. एंड क्या है सागरमाला प्रोग्राम, पता है कि नहीं पता है? सागरमाला प्रोग्राम किसको पता है कि क्या ये प्रोग्राम था, कब ये लॉन्च हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर ये प्रोग्राम आता है जो कि किसकी बात करता है? पोर्ट लेड डेवलपमेंट की. अब यहाँ पर जो ये नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट की बात हो रही है, इट इज बीइंग सेट अप अंडर दिस मिनिस्ट्रीज प्रोग्राम. कहाँ पर? IIT में, चेन्नई डिस्कवरी कैंपस एट द कॉस्ट ऑफ 77 करोड़. ये क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन? ये बेसिकली इज द टेक्नोलॉजी आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. ये वर्क करेगी विद द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड हेल्प पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अदर इंस्टीट्यूशंस विद द टेक्नोलॉजी. तो इनका जॉब है टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स टू हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो कि पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर फेस कर रहा है. तो दे आर वेरी skilled at using these advanced technologies, cutting edge technologies, right? And यहाँ पर they can use that to study and give advice about the port, coastal, waterway sector in all the different areas, right? So basically this organization has the excellent capabilities for carrying out जैसे research, providing consultancy services to the ports, coastal and waterway sector, right? So as to help to solve the challenges जो कि पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के अंदर आ रहे हैं. जैसे इट कैन कंडक्ट 2D एंड 3D इन्वेस्टिगेशन. यहाँ देखते हैं. सो इट कैन कंडक्ट 2D एंड 3D investigations भी, right, which means that they have an ability to research and analyze the information using the advanced technologies. तो obviously ये आप better और accurate information बता पाओगे स्पोर्ट्स को, ताकि पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर को, ताकि वो एक better decision ले पाएँ and they can plan things more efficiently. सागरमाला प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात करता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने का विजन है. 5 पिलर्स पे इट हैज़ बीन कैटेगराइज: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है जी, सॉर्टेड है. चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग दिस मिशन 50K EV फॉर इको. यहाँ क्या बात हो रही है? सिडबी की ये स्कीम है जिन्होंने अनाउंस करी है 50,000, 50K स्टैंड फॉर 50,000 ना, तो इसके EV परचेज के लिए जैसे आप देख सकते हो फंडिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन, जिसमें सिडबी जो है विल डायरेक्टली प्रोवाइड लोन्स टू एलिजिबल MSMEs हो गए, राइट, NBFCs हो गई, ताकि फर्दर फॉर द परचेज ऑफ EVs, डेवलपिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसके लिए बैटरी स्वैपिंग, तो इसके लिए दिस इज अ स्कीम दैट इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो सिडबी का एम है टू इंक्रीज द अपटेक ऑफ इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, 4-व्हीलर्स थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेंडिंग सपोर्ट, जैसे वो MSMEs को दे दिया एंड थ्रू द NBFCs. तो एक अच्छा स्टेप है टू सपोर्ट द डिमांड साइड ऑफ द EV एडॉप्शन इन इंडिया. अभी रिसेंटली फेम 2 स्कीम जो है वो मार्च 2024 में एंड हो जाएगी. तो इन लाइट विद दैट कमिंग अप ऑफ दिस इनिशिएटिव इज अ गुड थिंग. तो ये मिशन का नाम है, किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने लॉन्च किया. उड़ान का 5th फेज. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 5th फेज पे आ गए हैं. जब तक फर्स्ट मतलब उड़ान के बारे में ही नहीं पता तो चाहे 5th फेज हो या कोई भी फेज हो वो समझ नहीं आने का, है ना. उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक. तो ये कैसी स्कीम है? लेट द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री फ्लाई. ये स्कीम का एम है अफोर्डेबल एयर ट्रैवल देना टू द पीपल इन स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया. तो यहाँ पर उसके लिए 5th फेज भी आया, उड़ान 5.0. उड़ान स्कीम जो है ओवरऑल ये स्कीम
एप्लीकेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का पार्ट है और लॉन्च करी गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फिर इसके फेजेस आए, फेज 1, फेज 2, फेज 3। मतलब ओवरऑल स्कीम का ऑब्जेक्टिव तो एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज, ट्रेड एंड कॉमर्स को फिर आगे एनहांसमेंट हो, एविएशन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। फेजेस में आए, फेज 1 लॉन्च हुआ 2017 में, फेज 2 लॉन्च हुआ 2018 में, फेज 3 2018 नवंबर में, फेज 4 2019 नवंबर में, राइट ये 2018 नवंबर में। तो जैसे फेज़ 1 आया उसका था कि अपन अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स कंट्री के अंदर वी कनेक्ट। फिर फेज़ 2 आया जिसने कहा कि चलो लेट्स एक्सपैंड द एयर कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर फेज़ 3 आया, वो कहता कि चलो नाउ एनहांस द एयर कनेक्टिविटी टू हिली एंड रिमोट रीजन्स। फिर फेज़ 4 आया जो कहता चलो अब कनेक्ट करते हैं आइलैंड्स एंड अदर रिमोट एरियाज़ को। अब आया फिफ्थ फेज फोकस कर रहा है टू प्रोवाइडिंग दी फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पर तो किसको प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज एयरलाइंस दैट ऑपरेट स्मॉल प्लेन्स 20 से 80 सीट कैटेगरी 2 में एंड लार्जर प्लेन्स विद मोर देन 80 सीट्स कैटेगरी 3 के अंदर। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात है यहाँ पर। देखो पहले क्या था ना, the scheme has some changes now, like abhi there is no limit on the distance between the origin and destination. Airlines will receive the financial help, viability gap funding for up to 600 kilometer of the route. Pehle the limit was 500 kilometer and the airlines have to start the flight within the 4 months of getting the permission, which or within 4 months, right, or which was earlier 6 months. तो ये कुछ नए changes आए हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग में। मतलब अब आप यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जैसे कि कोस्ट जो आई, एक तरफ वो आपके ऑपरेशनल कोस्ट, दूसरी तरफ जो टिकट्स आप सेलिंग द टिकट से जो आपने रिवेन्यू दैट वाज जनरेटेड, जो डिफरेंस है, सो एज टू मेक अप दैट डिफरेंस फाइनेंशियल सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट की स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू दी अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है टू डेवलप न्यू एयरपोर्ट्स, एड फाइनेंशियली वायबल कैप्ड एयरफेयर, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स एंड यस यूजिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग जहाँ पर भी रिक्वायर्ड हो। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चलते हैं इस सेशन के अगले पार्ट पे, दैट इज़ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, जो कि ना इसका मैं आपको एक असेंस बता देती हूँ इस आर्टिकल का, ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप इस आर्टिकल को आसानी से समझ भी पाओगे। यहाँ पर ये आर्टिकल बात करता है कि जो असेंबली में जब बिल आता है, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो बिल आता है तो उस पर क्या होता है, गवर्नर की असेंट चाहिए होती है। सो ये आर्टिकल ना एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई तमिलनाडु में असेंट बिल्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है जो वो गवर्नर विदहोल्ड करते हैं ना असेंट को बिल को लॉ बनने से, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल पूरा बात कर रहा है। इशू बेसिकली यही था। तमिलनाडु ने अब क्या किया है कि एक रेजोल्यूशन पास किया है प्रेसिडेंट को अर्ज करते हुए कि जो टाइमलाइन है ना फॉर असेंट टू बी गिवन टू द बिल्स पास बाय द असेंबली, आप उस टाइमलाइन को फिक्स कर दो, नहीं तो बिल ऐसे तो डेड बिल हो जाएगा, राइट। तो फिक्स दैट टाइमलाइन। तो यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है। आर्टिकल 200 जो है ना वो क्या करता है, गवर्नर को ऑप्शन देता है जब उनके पास बिल प्रेजेंट होता है आफ्टर बीइंग पास बाय दिस लेजिस्लेचर। क्या ऑप्शंस देता है, बिल आया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, गवर्नर या तो वो असेंट देंगे या फिर वो असेंट को विदहोल्ड कर देंगे या फिर वो बिल वापस दे देंगे असेंबली को रिकंसिडर करने के लिए। और अगर रिकंसिडर करने के बाद असेंबली ने कुछ चेंजेस नहीं करे तो वो बिल गवर्नर को फिर एक्सेप्ट करना रहता है, राइट। बेसिकली ही हैज़ टू गिव द असेंट, और या फिर वो प्रेसिडेंट को बिल बेसिकली सेंड करेंगे फॉर हिज कंसिडरेशन। ये आर्टिकल बात कर रहा है ये जो असेंट विदहोल्ड करने की बात है। इफ़ ही डज नॉट एक्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिट्स ऑन द बिल इनडेफिनेटली, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है वेयर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्योंकि डेड हो जाएगा बिल पड़ा हुआ,
इन आपको नहीं पता कब तक, indefinitely if the governor sits on the bill. तो यहाँ पर देन इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 355 को इन्वोक करते हुए प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर सकती है और रिक्वेस्ट कर सकती है कि गवर्नर को सुटेबल इंस्ट्रक्शंस दे टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर इस तरीके से देखें तो अभी जो रेजोल्यूशन पास किया है, इट शुड बी कंसीडर्ड अ लेजिटिमेट एक्शन, जहां पर इट इज द ड्यूटी ऑफ the union to ensure that the government of every state is carried on with accordance to the provisions of the constitution. आर्टिकल में बात है कि लार्जर क्वेश्चन क्या है. लार्जर क्वेश्चन मतलब आर्टिकल ये कहता है कि वो जो विदहोल्ड होता है असेंट, तो यहाँ पर तो अगर जो बिल पास हुआ वो कौन पास कर रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में जो MLA हैं वो कौन इलेक्ट कर रहा है? डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, राइट. तो विल ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया. तो और रिजेक्ट कौन कर रहा है बिल को? असेंट कौन नहीं दे रहा है? द वन हु इज गवर्नर, हु इज द ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड हैज नो रियल पावर. तो यहां पर आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर रहे हो? यू आर बेसिकली जो विल ऑफ द पीपल है उसको मना कर रहे हो. तो आर्टिकल में ये है कि अंडर की गवर्नर मतलब विदहोल्डिंग द असेंट मीन्स द डेथ ऑफ द बिल. एंड अगर कोई बिल आया है, it is before the assembly, when there is emergency about the legislation also, it may be a part of the policy of elected government which is responsible to the people, क्योंकि वो responsible हैं to the government of the people, legislative assembly, right. तो यहाँ पर conclusion में article के अंदर ये है, now we have to come up with the new solutions. It falls to the Supreme Court to fix the time frame for the governors to take a decision on the bill that is passed by the assembly in the larger interest of federalism in the country. ये आर्टिकल फेडरलिज्म से लिंक करता है. ये आर्टिकल सेंटर और स्टेट के रिलेशन से भी लिंक करता है GS पेपर 2 से. ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट आर्टिकल. एंड द रेस्ट द अदर आर्टिकल जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, वो मैं आपको उसका एक एसेंस बता देती हूँ. वो ये कहता है कि सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर इन द एयर. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है जिसमें मास ऑफ द वाटर वेपर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, राइट, एक्सप्रेस एज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय द मास ऑफ एयर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एयर कैन होल्ड एट द डिफरेंट टेम्परेचर. अब क्यों मैटर करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? गर्मी हुई, स्वेट आएगा, पोर से पसीना निकलेगा, इवेपोरेशन होती है, वहाँ कूलिंग इफेक्ट होता है और इवेपोरेशन हो जाती है. अगर आपकी एयर में ऑलरेडी इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, वो और एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इवेपोरेशन नहीं होगा तो चीज़ें जो हैं इट विल बी डेंजरस. एक तरफ यही तो हुआ नवी मुंबई के इवेंट में, टेम्परेचर हाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हाई, पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, लेकिन वो इवेपोरेट नहीं हो रहा क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, एयर इज ऑलमोस्ट, इट इज़ कंटेनिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. तो क्या होगा? हीट स्ट्रोक होगा. बॉडी विल कीप एक्यूमुलेटिंग द हीट एंड इट विल बी डेंजरस. 30 से 60% इज कंसीडर टू बी कंफर्टेबल, दिस मच ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट. सो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपकी बात कर रहा था, और आप इसको ज्योग्राफी में आज ह्यूमिडिटी के बारे में भी पढ़ सकते हो. ऐसे चीज़ों को लिंक किया करो. तो आज का सेशन यहीं तक ही, इस उम्मीद के साथ कि आपको सेशन अच्छा लगा है. डू लाइक इट, शेयर इट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस.